जय सिंह। जे आर चंद सर। जय सिंह। जय सिंह। मेरी थैंक यू सर। आज हमको आपने मौका दिया सर, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे हमें बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके चलते, आपके जरिए। उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे ग्रेट गुरु संदेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमें मौका मिला बात करने का। सबसे पहले हम इस सिस्टम के रचयिता, जो आज मानव नहीं महामानव हैं, इस पूरे दुनिया का, हम लोग के कार्यकाल, आज इस धरती का अगर भगवान बोला जाए तो कम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम टीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, सत सत नमन करना चाहते हैं कि उनके चलते आज सिस्टम को यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला, और हम लोग को उसमें पार्टिसिपेट होकर भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आपने मंच दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सिस्टम की जानकारी हमें विनोद कुमार सिंह, अमरपुर थाना प्रभारी थे, खैरा जमुई के रहने वाले, ये 2010 में हमें मिली थी। और इस सिस्टम का हमने उनके द्वारा जानकारी लिया। उनके बाद उनके मार्गदर्शन पे हमको आगे बढ़ने का मौका मिला। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं विनोद सर का, जो उन्होंने ये हमें सिस्टम दिया। उसके बाद हमें शिक्षा देने का काम किए कुंदन सर, सुबोध सर, नवल कुमार मेहता, लखीसराय, इन सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे आगे मन मस्तिष्क में कूट कूट कर डालने वाले, घोर कर पिलाने वाले, वो कोई और नहीं, उस युग में थे, नाम सुने जाते थे, लेकिन इस युग में वो मेरे लिए आए थे, और वो कोई और नहीं, माननीय आदरणीय श्रवण कुमार यादव। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, जो उन्होंने ये मौका दिया हमको यहाँ तक पहुँचने का। आज उनके मार्गदर्शन में चल के यहाँ तक पहुँचे। सिखाने में हंसते हंसाते सिखाने वाले, प्यार से सिखाने वाले, मैं उनका काफ़ी फैन हूँ। वो कोई और नहीं, माननीय आदरणीय मेरे मेंटर, मेरे गुरु समरेश कुमार सर। मैं उसको बहुत बहुत दिल से मैं चाहता हूँ। इन सभी गुरुओं के महागुरु माननीय सुजीत सर, मंजीत सर, इस प्लेटफॉर्म पे हमको बहुत सारा मार्गदर्शन दिए, और हमको यहाँ तक पहुँचाने का, इस लेवल तक पहुँचाने का उन सभी गुरुओं का बहुत बड़ा श्रेय रहा। इसलिए हम उन सभी गुरुओं का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और दिल से प्रणाम। मेरा नाम धर्मराज भगत, अमरपुर के रहने वाले हैं। मेरा जन्म 27/3/1970 में हुआ था, और हम मेरा जन्म हुआ, उसके बाद इस दुनिया में आते ही लगभग 82 के लगभग, 1982 के लगभग मेरे सामने अंधकार छा गया। यानी कि मेरा गार्जियन, माता पिता रहने के बावजूद भी मैं इतना अनाथ हो गया, जिसके कारण हमें दिल्ली में जाकर के काम करना पड़ा। मेरे साथ घोर तकलीफें आ गई थी, मेरे साथ मुसीबत आ गया था, और दिल्ली में 500 रुपया महीना में 1982 में हमें काम करना पड़ा। जूता फैक्ट्री में, रेनबो सुई जूता फैक्ट्री में काम करना पड़ा, और वहाँ से 350 रुपया कमा करके भेजते थे घर, तब मेरे घर का खर्ची चलता था। यहाँ घर में खाने वाले मेरी माँ, 2 बहन, 1 भाई, जो छोटा भाई सोनू कुमार सक्सेना, कितने लोगों को पालना पड़ता था। मेरे साथ बहुत दयनीय स्थिति थी। फिर उसके बाद वहाँ से पूर नहीं सक रहा था, ओवर टाइम करते थे, 100-150 रुपया के लिए ओवर टाइम करते थे, रात भर काम करते थे, बहुत कष्ट होती थी। वहाँ से मैं नहीं सक पाया, तो फिर वहाँ से यहाँ अमरपुर आना पड़ा हमको। आने के बाद यहाँ छोटा छोटा काम हमें करना पड़ा। बबूर के गाछ तर बिच्छी, बबूर का बिच्छी चुन करके हम बेचते थे, बबूर का पत्ता, बबूर का लट्ठा, बबूर का छाल, ये सब बेच करके हमको घर का जीवन यापन चलाना पड़ा। उसके बाद में हमको काफ़ी दिक्कतें का परेशानियां झेलना पड़ रहा था। जड़ी बूटी वाले को देते थे 3 रुपया किलो में, 40 रुपया किलो में बबूर का पत्ता, लट्ठा, ये सब बेच करके अमरपुर प्रयाग सौ जड़ी बूटी वाले को देते थे, तब मेरे घर का खर्ची चलता था। बहुत कठिनाई से मैं गुजर रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक घोर चैलेंज था कि मुझे इस दलदल से बाहर निकलना है। मेरा मट्टी का मकान था, फूस का झोपड़ी था,
बहुत दिक्कत भरी ज़िंदगी में जी रहा था। मैं छोटे भाई को पाल रहा था जिसका नाम सोनू कुमार सक्सेना है, और वो भाई को मैं पढ़ाने में जद्दोजहद लगा दिया। दूसरा क्लास से पढ़ा करके उसको मैट्रिक तक कराया। मैं काफ़ी कष्ट से उसको पढ़ाया, तालीम दिया, उसको बढ़ाने का प्रयास किया। जब ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो मेला में जाकर के वो पानी, शरबत पिलाने का काम मैंने किया। छोटे-छोटे काम मैंने किए। फिर हमको 1997 में 27 फरवरी 1997 को मेरे सामने एक चैलेंजेज़ आए, और मेरे बस स्टैंड पे छोटा-मोटा अल्लू का या गुमटी में सामान-वामान बेचने लगे, गुमटी रख कर के, निमचूस, पाचक ये सब बेचने लगे। वहीं पे एक कोई आता है सहयोगी, बोलता है कि आप काम करोगे? हमने हाँ, करेंगे। तो उन्होंने बोला, सहारा में काम करोगे? मैंने सहारा क्या होता है? तो बोला, सहारा एक कंपनी है, उसमें काम करो, तुमको बहुत पैसा मिलेगा। बोले ठीक है, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बोले पढ़े लिखे नहीं हैं हम। पढ़ाई-लिखाई मेरा एजुकेशन क्लास 4 का हो पाया था। चूँकि मैं होश सँभाला तो मैं काफ़ी दिक्कत भरी ज़िंदगी जी रहा था। क्लास 4 तक तो मैं कर पाया अमरपुर सरकारी स्कूल से, लेकिन क्लास 4 के बाद क्लास 5 का एग्ज़ाम मैं नहीं दे पाया। मैं अगर एग्ज़ाम देने पढ़ने पे लगता तो मेरा घर नेस्तनाबूद हो चुका होता अब तक, पता नहीं आगे क्या होता। मैं ऐसी दर्द भरी कहानी के साथ मैं चल रहा था। तो उसके बाद मेरे सहारा में काम करने का लगन के साथ मैंने काम करने की कोशिश किया। बोले पढ़े-लिखे हम नहीं हैं। बोला कोई बात नहीं, तुम ईमानदार हो ना? बोले हाँ, ईमानदारी मेरे साथ है, हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन जो भी आप काम बताएँगे सब करेंगे। हम काम करते गए। पहला स्टार्टिंग मेरा ₹252 कमीशन से स्टार्ट हुआ था। मैं लगन के साथ काम करता, 40-45 किलोमीटर पर डे साइकिल चलाता था। मेरे पास साइकिल नहीं था खुद का। हम अमरपुर में कय्यूम मियाँ से साइकिल लेकर के, कय्यूम मियाँ मिस्त्री मिस्त्री दुकान है उसका, उससे ₹3 रोज़ में साइकिल लेकर के भाड़े पे, उसके बाद मैं काम करता था। पूरा मेहनत करता था, 40 से 45 किलोमीटर पर डे खटता था। और काम करते-करते पूरा लगन से जब ₹1000 कमीशन आया तब मेरे को लगा कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर 2000 आया, 5000 आया, ऐसे प्रकार से जब कमीशन बढ़ने लगा, ₹3000 के रेशियो में आया तो मेरे को लगा कि एक लेबर मज़दूर के लायक हम काम करने लगे। एक मिस्त्री का उस समय मज़दूरी था ₹25 मज़दूरी था राजमिस्त्री का। हमको लगा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, फिर मेहनत करके लगन के साथ काम करते गए। चूँकि मेरे साथ चैलेंजेज़ बहुत बड़ा था। खुद को घर चलाना था, खुद को आगे बढ़ना था, खुद की तैयारी करनी थी। और घर को भी बनाना था। हम इस दलदल से दूर निकलना चाह रहे थे। मेरे मेरे अंदर बहुत बड़ा ज़िद्दीपन था कि हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम करें जिससे हमको ये भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव आ सके। हमारे अंदर चैलेंजेज़ था। हम ये दर्द के लिए मैं काम करता चला गया। ईमानदारी मेरे अंदर कूट-कूट कर भरा हुआ था। मैं सहारा में काम किया, और काम करते-करते मेरा इनकम काफ़ी बढ़ गया। 2005 लगभग मेरा इनकम 50-60 हज़ार का महीना होने लगा। हम और जोर से काम लगा के काम किए। तो उसके बाद 2 लाख, ढाई लाख, 3 लाख रुपए कमीशन आने लगा। हम सहारा में सीएफएम R5 के लेवल पे रहे, बड़ा लेवल था, और सीनियर का काम हो गया वहाँ पे, हाई लेवल का काम था। जब 2007-8 में मेरी इनकम काफ़ी बढ़ गई, 5-7 लाख इनकम होने लगी, तो हम 2009 में अपना खुद को चलने के लिए बोलेरो एसएलएक्स टॉप मॉडल का बोलेरो खरीद के लाए अपना गाड़ी पे रांची जा कर के। उसके बाद उससे मेहनत करने लगे। लेकिन 2009 में अचानक मेरे साथ एक चैलेंजेज़ आ गया कि हम इस काम को नहीं करेंगे। मेरे अंदर डिसीज़न आया, ये काम को कब तक करेंगे? कुछ और काम हमको ढूँढना चाहिए, कुछ और काम देखना चाहिए। तो उस समय हमको काफ़ी ज़िद्दीपन हो गया था कि हम इस काम को किसी भी सूरत में हम नहीं करेंगे। उस समय घर-मकान बना चुके थे, घर पे 3 मंजिला मकान बना चुके थे, करोड़ों रुपया खर्चा करके हम मकान बनाए। उसके पीछे भी 2 प्लॉट ज़मीन खरीदे, इस तरह से काफ़ी अब वर्क हो चुका था मेरा। तब तक मेरा छोटा भाई वो भी सर्विस कर रहा था, वो उसका सर्विस लग गया था, दिल्ली में सर्विस लग गया था। उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, सिलीगुड़ी गया, सिलीगुड़ी में रीजनल मैनेजर होकर के फिर ज़ोनल मैनेजर बन करके गुवाहाटी गया, गुवाहाटी में काम करने लगा, उस उधर भी अच्छा काम चल रहा था उन लोग का। इस तरह से 2009 में अचानक अमरपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह हमको बुलवाए। बुलवा करके हमको बताए कि आप आरसीएम कीजिए। तो हम बोले आरसीएम हम नहीं कर सकते हैं। तो बोला कि आरसीएम कीजिए, अच्छा चीज़ है, प्रोडक्ट अच्छा है, इसका सिस्टम अच्छा है। प्रोडक्ट के बारे में बताने का प्रयास किया, प्रोडक्ट को मैंने समझा। हमको लगा कि इस प्रोडक्ट को तो हमारे यूज़ के लायक है, ये तो हमें करना चाहिए, ये तो बेहतर है। दूसरी बात कि बताया कि भविष्य में आने वाले दिन में बहुत बड़ा इसमें नेटवर्क बन जाएगा आपका, बहुत बड़ा ग्रोथ बन जाएगा। आने वाले दिन के लिए बहुत बड़ा आपका इनकम का रास्ता मिल जाएगा। एवं प्रकार से इस काम को करके काफ़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, डीपली नॉलेज लिया। लेने के बाद हम बोले ठीक है, एक शर्त पे करेंगे, हमारा एक शॉपिंग आरसीएम बाज़ार दिला दीजिए। तो बोला आरसीएम बाज़ार लेने के लिए पैसा है? हमने हाँ, है पैसा ले लेंगे। तो उसके बाद 2010 में उनके साथ मैं जॉइनिंग किया 2010 में। हमारे बीच सरवण सर, समरेश सर, कुंदन सर, नवल सर,
सभी लोग का मार्गदर्शन मिलने लगा, उसको मैंने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करके मैं शॉपिंग का लाइसेंस लिया। मैं सोचा कि ये काम करके हम बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि यही एक काम है जो कि हमें भविष्य में बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकता है, बहुत बड़ा नेटवर्क ग्रोथ बना सकता है। और मेहनत करने की काबिलियत मेरे में है, और हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ पे। पैसा आज जीरो से भले ही स्टार्ट होगा, लेकिन आने वाले दिन में बहुत बड़ा कैरियर बन सकता है। तो फिर उसके बाद मेरे घर में चैलेंजेस होने लगे। मेरे भाई बोला, तब तक भाई मेरा बहुत बड़ा लेवल लेवल में हो गया था। तब तक बहुत बड़ी कंपनी, अपना खुद का कंपनी स्टार्ट किया था वो। तो गुवाहाटी आसाम से वो स्टार्ट किया था गुड्डी एक्सप्रेस के नाम से। तो बोला भैया आ जाइए, यहीं पे दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। तो क्या वहाँ कर रहे हैं, छोटा छोटा काम कर रहे हैं? तो हम बोले नहीं भाई, हम यहाँ पे काम देखते हैं। मेरे को लगा कि दो भाई एक जगह रहेंगे तो शायद दिक्कत हो सकता है आगे चल करके, और घर बार तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, सब छूट जाएगा। यहाँ पे कोई और मेरे घर में है नहीं है मेरे अलावा। तो हम कुछ बोले कि नहीं हम नहीं जा सकते हैं, सो आप तब तक कीजिए, ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम आएंगे, तो प्रॉब्लम होगा तो हम देख लेंगे। जॉइंट फैमिली थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब एक एक में बने हुए थे। फिर उसके बाद बोला कि नहीं, ये सब काम जो कर रहे हैं आरसीएम का काम ठीक नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, शुरुआती दौर में सब ठीक नहीं होता है, लेकिन आगे चल के बेहतर हो जाता है। मेरे को लगा कि यहाँ पे कैरियर बनाया जा सकता है। सर लोग जो बताते हैं कि बड़े बड़े लेवल होते हैं, रॉयल्टी होता है, टेक्निकल होता है। तो मेरा मन किया कि नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये लोग पैसे वाले लोग का काम है, ये लोग ज्यादा बोलते हैं उसके लिए काम है। दूसरी बात कि पढ़े लिखे लोगों का काम है, ये लोग पढ़ लिख लिए हैं इसलिए इतना इतना बोलते हैं, समझाते हैं, बात करते हैं। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये सब काम अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी मैंने जिद्दी होकर के काम को स्टार्ट किए। 13 लाख रुपया लगा करके उसमें शॉपिंग का लाइसेंस लेकर के काम स्टार्ट किए थे। काम अच्छा चल रहा था। उसके बाद बीच में हमारे ग्रेट गुरु सरवन सर के द्वारा हमें साइंस सिटी हॉल जाने का मौका मिला, कलकत्ता जाने का मौका मिला। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे देखा कि नवल सर, सॉरी, संजय सर बस के खलासी हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने मंच पे आकर के बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बस का खलासी हूँ, मैं साइन करने नहीं जानता, लेकिन आज हम इमराल्ड के लेवल पे हैं, स्टार इमराल्ड के लेवल पे। ऐसे कुछ बताया तो हमको लगा कि ये अच्छा कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर थोड़ा देर के बाद कमलेश्वर राय के रॉय, कमलेश्वर राय आए, और पटना के रहने वाले हैं, शायद वो रूबी के लेवल पे थे उस वक्त। तो वो बोले कि दूसरी का क्लास फेल, और आज मैं रूबी के लेवल पे हूँ। उनकी बात मेरे कानों में इस तरह सेट हो गया, मेरे को लगा कि ये दूसरी क्लास फेल है, इसको मास्टर जी निकाल दिए स्कूल से। ये दूसरी क्लास फेल होने के बावजूद ये रूबी बन सकते हैं। तो मैं तो चौथा क्लास पास हूँ, मैं तो हो सकता हूँ। फिर वो बताते हैं मेरे बेटे इंजीनियर है, बेटी विदेश में है, लड़का लड़की अच्छा स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे तालीम कर रहे हैं। तो मेरे को लगा कि ये बहुत बड़ा चैलेंजेज है ये तो। जब ये व्यक्ति यहाँ पे पहुंच सकता है करके, झूठ तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि अच्छा खासा कोट पैंट पहन करके आए हैं, मंच में बोल रहे हैं, हजारों लोग के बीच में बोल रहे हैं, और सब लेवल वाले आ रहे हैं, धीरे धीरे लेवल वाले सब लोग आ रहे हैं। तो मैं तो ये कर सकता हूँ, क्योंकि ये जब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस पावर थोड़ा मजबूत हुआ। हम दृढ़ संकल्प के साथ करने का काम स्टार्ट किए, और धीरे धीरे वहां से आकर के हम उसको रुचि लेने के करने लगे। उसके बाद भाई विरोध करने लगा कि भैया इतना इतना पैसा लगा करके आप बर्बाद हो रहे हैं, आप नुकसान हो रहे हैं, आप अच्छा खासा काम कर रहे थे, सहारा में बड़ा पैसा आ रहा था, इनकम आ रहा था, अच्छा उसको छोड़ दिए, छोड़ के ये काम कर रहे हैं। तो बोले कि वो प्राइवेट है, नॉन बैंकिंग है, वहां पे कभी धाराशाही हो सकती है, वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, कल दिन बड़ी देनदारियां हो सकती है, तो कल दिन हम परेशान हो सकते हैं, इसलिए वो काम मैं नहीं कर सकता। वो काम मेरे को लगा कि ये काम करने के लायक नहीं है, इसलिए मैं उस काम को छोड़ दिया कि इसमें परेशानी की क्या बात है, हो सकता है कि वो काम करके हम नुकसान में जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये काम किया हूँ, और वो काम नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि वहां पे प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है मेरे साथ, वहां पे प्रॉब्लम मेरे साथ ज्यादा हो सकता है कल दिन भविष्य के लिए, तो इसलिए हम उस काम को छोड़ रहे हैं। तो बोले कि कोई बात नहीं, जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन ये काम ठीक नहीं है। मेरे घर में भी विरोध हो रहा था, काफी फैमिली भी विरोध हो रहा था, मेरे रिलेशन जितने थे सब मेरे से खफा हो गए। लेकिन मेरे अंदर चैलेंज था, मेरे अंदर जिद्दी था कि हम इस काम को करके बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। आज एक दो लोग, पांच लोग हैं, जब बड़े बड़े सीनियर लोग आते हैं वो बताते हैं कि मेरे साथ भी जीरो से काम स्टार्ट किया था मैंने, और इस काम को करके हम आज आज लेवल पे हैं, रॉयल्टी है, टेक्निकल है, बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो हम सीखने का प्रयास कर रहे थे। सरवन सर हमारे ग्रेट अपलाइन, मैं उनको धन्यवाद दे नहीं सकता, इतना ज्यादा वो मेरे साथ रह के काम किए हैं कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकता इतना ज्यादा मात्रा में, क्योंकि वो हम कभी कलम पकड़ना नहीं चाहते थे, कभी मराठी प्लान नहीं दिखाना चाहते थे, और दिन दिन भर हमारे साथ मेरे बाइक पे बैठ के दिन दिन भर खटते रहते थे, जबकि उनकी इनकम उस समय कुछ नहीं आ रही थी, 100-200 रुपये आ रही थी।
और विनोद कुमार, थाना प्रभारी विनोद कुमार सर बता रहे थे चेक करके कि देखिए इनका इनकम 200-300 में आ रहा है, 500 में आ रहा है, ये मेरा भाई को भी बर्बाद कर देगा, मेरा सुबोध को भी बर्बाद कर देगा, ये देखिए धर्मराज जी। तो मैं सोचा कि आप क्यों बता रहे हैं मेरे को, जब आप मेरे को ज्वाइनिंग किए तो आप मेरे को क्यों बता रहे हैं? तो ये बोला नहीं नहीं ऐसे बता रहे हैं, देखिए ये लड़का इतना जिद्दी है, इतना इस तरह से काम कर रहा है, आगे चल के बहुत सफल होगा। तो हमको लगा कि ये शायद ठीक ही बोल रहे हैं। फिर मन में लगन के साथ हम काम करना स्टार्ट किए। सुबह सर भी आते थे मेरे क्षेत्र में काम करने के लिए, काफी समय देते थे। कुंदन सर हमारे काफी क्षेत्र में शॉपिंग पे समय देते थे। उसके बाद सरमल सर मेरे साथ जा जाके दिन दिन भर प्लान दिखाते थे, दिन दिन भर कॉपी भर जाता था उनका, प्लान दिखाते रहते थे और हमको बोलते थे बताने के लिए, तो हम हाथ हटा लेते थे, हम हट जाते थे। कहीं भी जाके अचानक बैठ के बोलते थे हाँ प्लान अब दिखाइए आप, हम तो हमारे लाजिज से पूरा एकदम सर में साट जाते थे। हम बोले नहीं है सर हमसे नहीं हो पाएगा, फिर वो कोशिश करते थे, फिर हम हट जाते थे, लेकिन वो काफी मशक्कत करके हमको सिखाने का प्रयास किए, कॉपी भर भर के सिखाने का प्रयास किए। काफी बड़ा काम चलने लगा, बेहतर रूप से चलने लगा, शॉपिंग का काम मेरा अच्छा चल रहा था। फिर भी धीरे धीरे हम उस काम को हट करके धीरे धीरे प्रयास किए कि टीम पे काम करने का। टीम पे बढ़ाते गए, टीम को बढ़ाते गए, और टीम से बढ़ाते बढ़ाते आज बहुत बड़े लेवल पे आज आने रॉयल्टी तक चले गए। उसके बाद हम टीम पे थोड़ा काम करने लगे। मेरा बड़ी ग्रुप में बड़ा टोटल बिजनेस हो रहा था, हम छोटी ग्रुप पे कभी काम नहीं कर रहे थे। छोटी ग्रुप में शिक्षा हमको नहीं दी गई थी सर के द्वारा, बोल रहे थे वहाँ एक ग्रुप में बहुत बड़ा कर लीजिए, इस ग्रुप को बहुत बड़ा कर लीजिए, इसमें रॉयल्टी निकाल लीजिए, उसके बाद तब इधर काम कीजिएगा। हम लगन के साथ करते गए, घर से विरोध होते गया, घर से काफी विरोध होता था, और आज भी मेरे घर से विरोध हो रहा है। आज भी दोस्तों यकीनन मैं सही बोल रहा हूँ, आज भी मेरे घर से विरोध हो रहा है, आज फैमिली विरोध हो रहा है, सब विरोध हो रहा है कि ये काम में ज्यादा इन्वॉल्व होकर के अभी तक दिक्कत है, इतना प्रॉब्लम। जबकि वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा इतना टीम बड़ा हो गया, पैसा काफी आता है, लेकिन फैमिली चैलेंजेस काफी आते हैं, आपके साथ भी आएंगे। फिर काफी मशक्कत के बाद इधर मेरे भाई, छोटे भाई बहुत बड़े आज कंपनी खोल लिए अपना खुद का, उसका अरबों का कारोबार चल रहा है। उनके ऑफिस में 3-3, 4-4 लाख रुपए का एम्प्लॉय रहता है, आज अरबों का कारोबार है उनका, पूरे हिंदुस्तान में उनका कारोबार है। उसके बाद भी विदेश में, कनाडा में भी कारोबार स्टार्ट किए। आज वो हस्ती हैं। वो मेरे पापा जी डेथ किए थे 11/10/2020 को डेथ किए थे। वो आए थे, बोला कितना बैंक बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है आपके पास, कितना एसेट्स है आपके पास, क्या है आपके नाम से, कितना आईटीआर भरते हैं। तो हम कुछ बता नहीं पाए। बोला कि चलिए किसी स्टेट में बैठ जाइए, आप वहाँ का काम संभालिए, हम इंडिया से कनाडा जा रहे हैं, आप वहाँ का काम संभालिए, धीरे धीरे जितना कर पाते हैं करिए। हम बोले हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, हम नहीं कर सकते हैं, दिक्कत होगा हमको। बोला कोई बात नहीं। तो बोले कि नहीं सो ज्यादा दिक्कत होगा तब जाएंगे, अभी फिलहाल देखिए अपने से, हम ज्यादा दिक्कत होगा तो हम देख लेंगे। हम बहुत कोशिश किया हमको जाने का, लेकिन हमारे अंदर चैलेंजेस था, हमारे अंदर जिद था कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ पाना है। अगर वो छोटा भाई अमीर हो सकता है, आज वो करोड़ों के मालिक हो सकते हैं, उनका आज बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है? एक दिन अचानक हमारे ग्रेट गुरु गार्जियन सुजीत सर, मंजीत सर मेरे भाई के बारे में थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, जानते हैं वो सभी साथी। लेकिन एक बार सुजीत सर का फोन आया, हमारे ग्रेट गुरु अपने। तो एक बार मैं सुबह सुबह का टाइम था, मैं मार्केट निकलने के लिए तैयारी हो रहा था। एक बार फोन आया कि धर्मराज जी, जेआरसीएम धर्मराज जी। मैं जेआरसीएम, तो बोले कि कैसा बिजनेस चल रहा है? ठीक है सर चल रहा है। तो बोले कि आपका आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो हमने हाँ सर जरूर करना चाहते हैं। तो आप अपने भाई से बड़ा हो सकते हैं, आप अपने भाई से बिजनेस में बड़े हो सकते हैं, इनकम में बड़े हो सकते हैं। हम एक लाइन में बोले कि सर इस जन्म में तो संभव नहीं है, इस जन्म में संभव नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं, बड़े कारोबारी हैं, वो बिजनेसमैन है, वो संभव नहीं है। सुजीत सर बोले कि देखिए ऐसा है कि उनके पास बिजनेस है, उनके पास पैसा है, उनके पास बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन उनके पास नेटवर्क नहीं है, उनके पास नेटवर्क की ताकत नहीं है। आज वो अकेले काम कर रहे हैं तो इतना बड़ा बिजनेस फैला रहे हैं। आपके साथ हजारों लोग का बल काम करेगा तो आप बहुत बड़े हो सकते हैं, आपके आगे बहुत बड़ा चैलेंजेस हो सकता है आगे बढ़ने का। दूसरी बात कि आप अगर दुनिया छोड़ के जाते हैं तो 7 जनरेशन तक आपके घर में पैसा आता रहेगा। आप अगर डायमंड के लेवल पे चले जाते हैं तो डायमंड का लेवल पे जाने पे 50 लाख रुपया महीना आता है, मिनिमम 50 लाख आता है, 70 लाख 80 लाख तक आएगा। लेकिन आपके बच्चे को, आप जब दुनिया से जाएंगे तो बच्चे को वो पद और पैसा छोड़ जाएंगे, ये आपके भाई के पास नहीं हो सकता है। आपका भाई दोबारा फिर उसके बच्चे, उसकी फैमिली बिजनेस चलाएंगे तो बिजनेस चलेगा, वरना बिजनेस धड़ाशायी हो सकता है। लेकिन आप इस काम को करके बहुत आगे जा सकते हैं। मेरे अंदर लगा कि ये अगर पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने बड़े सीनियर हैं, इतने बड़े बलिष्ठ हैं, अगर ये सर ऐसा बता रहे हैं
और इनका सहयोग मेरे साथ है, इनके मार्गदर्शन में चल के मैंने यहाँ तक पहुंचा। तो ये बात भी सही है, हो सकता है आज आने वाले दिन में, आज टेक्निकल के लेवल पे हूँ, आज स्टार फंड के लेवल पे हूँ, इतना इतना बिजनेस हो रहा है। आज मेरी टीम में जिम्मेदार साथी काफी तैयार हो गए हमारे गुरु के मार्गदर्शन में चल के, हम सभी के सिस्टम के मार्गदर्शन से चल के। तो आने वाले दिन में इनके मेरे साथ ही बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये चैलेंजेस मेरे अंदर आए, अब हम जिद्दी होकर के इसको लगने का करने का प्रयास किया मैंने, और कोशिश करके मैं लगन के साथ करता गया। हम ये सोच करके करते चले गए कि आखिर कोई ऐसा काम तो दुनिया में करेंगे हम, आखिर क्यों नहीं कर सकते हैं आरसीएम बिजनेस, आरसीएम में क्या बुराई है। हमको तो आरसीएम में सीधा सीधा मतलब गॉड का रूप दिखाई देता है, हमें साक्षात भगवान दिखाई देता है, क्यों नहीं कर सकते हैं इस काम को करके, हम बहुत बड़े लेवल पे क्यों नहीं जा सकते हैं, हम इस काम को करके बहुत बड़ी सफलता पे जा सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता है मेरे से। क्योंकि दुनिया जिस चीज का विरोध करते हैं वही आने वाले दिन में उसका आज बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन वही कल दिन सत्कार करते हैं। बिजली जब आई थी पहले, आज कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले, हमारे बुजुर्ग बताते हैं जब बिजली की पोल आई थी तो पहले दिन भर में पोल गाड़ के जाते थे वहां के अधिकारी लोग, और रात में पूरी दुनिया, पूरी गांव वाले उसको पोल को उखाड़ के गिरा देते थे। दिन में सुबह में पूछने बोलते थे कि ये पोल कैसे गिरा, बोला पता नहीं, बढ़िया से नहीं गाड़े होंगे इसलिए गिर गया, ये पोल गिरा देते थे। जब गैस का कनेक्शन आई, हाल में आप लोग नजदीक से जानते हैं, जब गैस का कनेक्शन आई थी तो गैस का कनेक्शन के लिए बोलते थे नहीं हमारे घर के फैमिली लोग उड़ जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा। क्या देखा आज तक किसी के घर में ब्लास्ट होते हुए? अफवाद को मैं नहीं लेता, लेकिन को बहुत सारे साथी देखे होंगे कि अपने घर में गैस का कनेक्शन चल रहा है। अब तो यहाँ तक कि गैस के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, गाड़ी चलती है गैस से, घर चलता है गैस से, बहुत सारा बिजनेस चालू हो सकता है, बहुत सारा फैक्ट्रियां चालू हो रही है गैस से। तो आज गैस का भी विरोध हुआ, लेकिन आज देखिए गैस के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। मोबाइल जब हाथ में आया था तो मोबाइल का लोग बहिष्कार कर रहे थे, मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगा, मोबाइल से दिक्कत हो जाएगा, मोबाइल से दुनिया खराब हो जाएगा। आज देखिए कि एक एक घर में 4 4 5 5 10 10 मोबाइल है। सबसे पहले विरोध होता है, किसी भी चीज का विरोध होता है, लेकिन सबसे पहले विरोध जब समाप्त हो जाता है उसके बाद उसका सत्कार होना स्टार्ट होता है, उसके बाद उसका इज्जत होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह आरसीएम, आरसीएम को लोग पहले बहिष्कार करते हैं, लोग बहिष्कार करते हैं, पूरा का पूरा बहिष्कार करते हैं कि नहीं आरसीएम बहुत बुरी चीज है, गंदी चीज है। तो भाई साहब बताओ आपने कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम अच्छा है जीवन में, बताओ वही काम करेंगे हम। क्या बिजनेस करना बहुत अच्छा है? बिजनेस करते हैं और उसके में बहुत बड़ा बड़ा खाता बही पूरा लिख रखते हैं और उसमें शुभ लाभ लिखते हैं, गणेश लक्ष्मी का फोटो भी डाल देते हैं और उसमें उधारी खाता लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और जब पैसा मांगने जाओ तो लड़ाई होता है, झंझट होता है। कोई सा बिजनेसमैन बता दे कि आज के रेट में जितना उधारी लगाया है वो पैसा रिकवरी कर पाया है, कभी जीवन में कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। वो बिजनेस धराशायी होता है, जितना पैसा आप कमाते हैं उससे ज्यादा पैसा तो आपका कमाया हुआ पैसा चला जाता है, उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी कोरोना काल में अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को समझा दिया कि बिजनेस कैसे किया जाता है। आज जितना बिजनेसमैन है सब धराशायी हो गए हैं, पूरी तरह मतलब कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन वहीं पे देखिए आरसीएम बिजनेस इतना पूरी तीव्र गति से चल करके आज सबका सब लेवल बढ़ रहा है, सबका सबका बिजनेस बढ़ रहा है। हमको याद है हम जिस समय काम स्टार्ट किए थे 2010 में हम सिस्टम में आए थे। हम छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरा जिस समय ज्वाइनिंग हुआ था उस समय शॉपिंग के लिए थे और चंद महीने ही हमारा हुआ, और चंद महीने होने के बाद ही काम मेरा रनवे पे चल चुका था, मेरा सेल वेल भी अच्छा था, काम भी अच्छा स्टार्टिंग चल चुका था। और उस समय अचानक राजनीतिक षड्यंत्र हुई और हमारे इस धरती के महामानव, इस सदी के महामानव, इस सदी के गॉड माने जाते हैं टीसी छाबड़ा के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ। और जुल्म ऐसा हुआ कि कंपनी को बंद करने का पूरी ताकत लगा दिया। जिस विपक्षी पार्टी ने ऐसा किया आज नेस्तनाबूद हो गया, पूरे देश से नाम आउट हो गया, तो सिस्टम से आउट हो गए। आज देश में उनका नामो निशान है। फिलहाल मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, मैं उधर हूं नहीं, मेरा बिजनेस पार्ट वो नहीं है। लेकिन उनको परेशान करने का काफी प्रयास किया गया, बेहतर प्रयास किया। और जब ऐसा घटना हुआ तो मैं तो बदहाल ही हो गया कि इतना इतना पैसा लगाने के बावजूद मेरे साथ इतना बड़ा घटना हो गया। मेरे घर भी विरोध कर रहे थे, मेरे समाज भी विरोध कर रहे थे, मेरे सब विरोध कर रहे थे। समाज में बोलना स्टार्ट कर दिए थे, राजा तू पगला गया है, तू बर्बाद हो जाएगा, अच्छा खासा जिंदगी तेरा चल रहा था, बैंक में काम कर रहा था, तेरा गाड़ी वाड़ी सब बिक जाएगा, तेरा तेरा नुकसान हो जाएगा, काफी दिक्कत हो जाएगा। हम काफी क्रोधित रहते थे। लेकिन उस समय हमारे ग्रेट गुरु अपलाइन, बहुत बड़ी ताकत है उनकी, मैं उनको जितना भी बोलूं कम साबित होगा। सरबल सर हमको तरोताजा रखते थे और जब भी आंदोलन होती थी गांधी मैदान में, जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में, कहाँ कहाँ उनका आंदोलन हुआ, सब जगह हमको ले जाते थे, पटना दिल्ली सब जगह ले जाते थे हमको आंदोलन में। हम जाते थे,
हम भी रोड का छाव में बैठे रहते थे, बिल्कुल बैठे रहते थे, बिल्कुल जैसे तैसे खाना खाते थे, रोड किनारा बैठ करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। रात रात दिन दिन रहना पड़ता था, कई दिन धरना प्रदर्शन में रहे और बताते थे। देखिए, देश को आजाद करने के समय भी उस समय काफी परेशानी झेलना पड़ा है, हमारे बुजुर्गों ने काफी परेशानी झेला है, इसलिए हम सभी को परेशानी झेलना पड़ेगा। ये देश की आजादी के लिए को झेलना पड़ा। ये आर्थिक आजादी का अभियान है, इस आर्थिक आजादी के अभियान में ये हम लोग को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह गांधी जी का फोटो चौक चौराहे पर लगे रहते हैं, धर्मा जी यकीन न कीजिए वो दिन आएगा कि हम लोग का फोटो भी चौक चौराहे पर लगे रहेंगे और किसी कारण से कुछ हो जाते हैं तो आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा। पहले से तीव्र गति से कंपनी चल बढ़ के आएगा और बहुत आगे बहुत बड़ा मिसाल खड़ा करेगा। हम टूट जाते थे, बार बार टूट जाते थे, लेकिन फिर बार बार एहसास कराते थे, बार बार यकीन दिलाते थे सरवल सर। उस समय काफी सीनियर साथी छूट चुके थे, आज मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर बाद में कोई लोग कुछ लोग आगे सिस्टम में, कुछ लोग आकर के पकड़ लिए। लेकिन सरवल सर, सुजीत सर, मंजीत सर, समरेश सर से बराबर बात होती थी। ये सारे जितने भी अपलाइन है सारे बहुत हमको हिम्मत देने का प्रयास किया और एक दिन वो दिन आया। और जब आया तो हम लोग को दिल में काफी खुशी हुई। जब बंदी के दरमियान में हमारा पिकअप सेंटर में माल नहीं रहता था तो हम बड़ी मतलब साथी दिमाग के थोड़ा सा थे, पढ़े लिखे नहीं थे, साथी दिमाग के थोड़ा सा थे। हमारी बोलेरो SLX गाड़ी न्यू गाड़ी थी और मैं गाड़ी लेकर के हर पिकअप सेंटर घूमते रहता था और जितना भी पैसा मेरे पास रहता था सब पैसा से उसका दुकान खाली कर देता था। पैसा दे करके वो दुकानदार बोलता था नहीं नहीं POC बर्बाद हो गया, हम तबाह हो गए, मेरा सामान सड़ रहा है, नहीं बिक रहा है। हम एक एक करके सब सामान ले लेते थे उनसे, ले करके अपने पिकअप डाल करके पिकअप सेंटर में भर देते थे। ये शिक्षा हमको सरवन सर के द्वारा मिलती थी और ला करके रखते थे। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर आते थे, सर कंपनी बंद हो गई है। उन्हें कौन बोलता है बंद हो गया है, क्या काम है यहाँ, क्या काम के लिए आए हो, तो क्या प्रॉब्लम क्या है आपका। तो सामान लेना था, सामान मेरे काफी है, कंपनी से आ रहा है, देख लो सामान है, इतना इतना भाड़ा पड़ा हुआ है। वो देखते थे, बोलते सामान तो काफी है, कल तो नहीं था, मैं सामान काफी कंपनी से आता है। नहीं सुने कंपनी बंद नहीं, कौन बोला आपको, आप कब रहते हैं कंपनी सिस्टम में, आप जब जाएंगे तब तो पता चलेगा ना। ये सब माहौल के प्रति मत रहिए। हम माल लाके भरते चले गए, सब जगह से माल लाके भरते चले गए। एक बार महागामा से एक लीडर आए थे और सीनियर, नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वो जान रहे हैं, आज जूम में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैसेज मिल जाएगा। वो बोलते थे धर्मराज सर अपने आप को बदलो, नहीं तो ऐसा दिन आ जाएगा तुमको जेल के सलाखे जाना पड़ेगा। बोले क्या प्रॉब्लम भाई, तो ये दुकान बंद कर दो, सब दुकान बंद कर दिया, आप दुकान बंद कर दो, मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, सही बोल रहा हूँ, दुकान बंद कर दो। तो मैं बोला कि सर दिक्कत क्या है, तो ये पकड़ के ले जाएगा, आएगा बदमाश लोग पकड़, आदमी सब आएगा पकड़ के ले जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगा। मेरा 3 फ्लोर पे ऊपर मकान है, मैं ऊपर रहता था, वहां पे था। बोला कि आएगा ना, यहीं से ऊपर से ढकेल देंगे और मारिए देंगे, जितना केस लड़ना होगा लड़ेंगे, जो भी केस आएगा, ये बोला था। और बंदी के दरमियान जब चालू हो गया तो इंसान फिर आया था। मैं बोला था कि हमको याद है ना सर क्या बोले थे, तो हाँ आपका बात तो लग गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम पूरी तरह से एक्शन में रहे, काम तरोताजा रहे। फिर सरवन सर के द्वारा काम चालू हुआ दोबारा, फिर वो आए KYC सब जगह से, सब जगह घर घर जाके लेने लगे, KYC लेने लगे। तो मेरा अजीब लगा कि लोग तो सब खत्म हो गए, सिस्टम से आउट हो गए, फिर मेरे साथ कौन आएगा, अब तो कोई नहीं आ सकता है। फिर बोले आप चिंता मत कीजिए ना, आप KYC कलेक्ट करना है। वो जा जाके सब जगह एक एक करके KYC कलेक्ट किए। सरवन सर एक एक बस्ती से वाकिफ है, हर जगह जाकर के वो कॉपरेट करते थे, पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ वो सीरियस होकर लिए। फिर हम उस काम को उनको गति देने लगे कि सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, जो बताते हैं, गुरु जो बताते हैं उनके अंदर ज्यादा बुद्धिमानी होती है, वो जो बताते हैं उनकी बात पर चलना चाहिए, वो बेहतर हैं। हम पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता है पढ़े लिखे, ज्यादा दिमाग होगा उनके पास। हम इस तरह के वैसे लगभग उनका जमा करवा दिए, करवाने के बाद वो पेपर लेके गए, फिर पुनः सारा के वैसे चालू हो गया। चालू होने के बाद मेरा काम स्टार्ट हो गया, फिर कंपनी पूरी तरह से स्टार्ट हो गई। अब बहुत सारे सीनियर वरिष्ठ साथी उस समय KYC जमा देने से इनकार किया था, नहीं देना चाहता, तो उनका टीम धराशायी हो गया और वो एक एक करके टूट के मेरी टीम में सारा आते चले गए। आज बहुत बड़ा टीम था हमारे, बहुत बड़े बड़े लीडर का टीम था इधर, लेकिन सारे लोग टूट करके बांका, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर सब लोग आते चले गए। तो साथियों यही कहना चाहेंगे, अपने आप को तरोताजा रखने के लिए, हमको जिंदा रखने के लिए, हमको तरोताजा रखने के लिए, हमको एक्शन रखने के लिए, हमको मतलब सही सलामत ठीक ठाक रखने के लिए, हमको सरवन सर जो कुर्बानियां दिया है, जो मतलब मेहनत किया है मेरे पीछे, उसी का मिसाल है कि आज मैं जिंदा हूं, आज मैं सिस्टम में हूं। सिस्टम में रहने के बदौलत आज सैकड़ों नहीं, सैकड़ों लीडर मेरे टीम में आज ठीक ठाक पोजीशन पे हैं और सब ठीक ठाक रख पाए। उसी तरह आज इतना पेंडेमिक समय में, इतना ये कोरोना काल के समय में, आज जो महामारी का समय फैला हुआ है,
इस महामारी के समय में जिस तरह हमारा बंदी के समय में घटना हुआ था, एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट में हमको तरोताजा रखने का प्रयास किया गया। हम कोशिश करके उनकी बातों को फॉलो करते चले गए, अपना माथा कुछ नहीं लगाए। मेरे गार्जियन बोलते थे, मेरे समाज बोलते थे, मेरे सब लोग बोलते थे कि तुम अभी भी बैक होने का समय है, बैक हो जाओ, नहीं तो कंपनी धराशायी हो चुकी है, सब खत्म हो चुकी है। मैं किसी का बात नहीं माना, मैं अपना इनके बातों को फॉलो करता चला गया। उसी तरह सेम हमको आभास होता है कि आज पैंडेमिक समय में, आज जो कि कोरोना काल में हमारा कंपनी को मतलब हमारा काम टोटल हर जगह बाहर नहीं निकल सकते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट गुरु, हमारे महागुरु सर का ये जो प्लेटफॉर्म चालू हुआ है, तो इस प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ा मैसेज जा सकता है कि ये कार्यक्रम में हम लोग 11 बजे का प्रोग्राम में हम सुनते हैं, समझते हैं, रहते हैं, और इससे जितनी मजबूती मिलती है, हमको बहुत बड़ा मैसेज वो सामने आता है कि जो दलदल में हम उस समय पड़े थे, आज हमारा पूरा देश दलदल में पड़ा हुआ है। आज 11 बजे के प्रोग्राम में जितने साथी, जितने भाई बंधु, जितने नए लोगों को लेकर के आते हैं, कुछ नित्य नया सुनने को मौका मिलता है। हमारी औकात नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी, हमारा कोई वजूद नहीं था कि हम 500 लोगों के बीच में इतने बड़े जूम मीटिंग में प्लेटफॉर्म आकर मैं बात कर सकता। मैं 100 लोगों की भीड़ से ज्यादा मैं बात नहीं कर पाया था, 300 लोगों के बीच में ज्यादा मैं बात नहीं कर पाया था, 200-300 लोगों के बीच में, वो भी चंद समय के लिए मौका मिलता था। लेकिन आज घंटों बात करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम मंजीत सर का, समरेश सर का, जितने सीरीज में ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सबका हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। ग्रेट गुरु मंजीत सर का, सुजीत सर का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है। इस माध्यम से, जूम के माध्यम से हम सभी को ताकत दिया, हम सभी को हिम्मत दिया, हम सभी को ये जुनून दिया कि आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी पूरी तरह हम लोग तरोताजा रहते हैं, समझ करके, सीख करके। मीटिंग नहीं होता है, अभी फिजिकल मीटिंग नहीं होता है, लेकिन मीटिंग जूम के माध्यम से इतना मीटिंग समझने का मौका मिला, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं मंजी सर का, समरेश सर का, सुजीत सर का, कि उन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया। लोग कहते हैं कि हमारे साथ लोग नहीं आते हैं, हमारे साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, जुड़ते हैं तो वो काम नहीं करते हैं। साथियों एक बात को गौर करेंगे, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो नए लोग हैं वो तो मेरे लिए मेहमान हैं, वो मैं उनका आदर करता हूं, उनको दिल से मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आने वाले दिन में आप हमसे बड़े हो सकते हैं, आप हमसे बड़े लेवल पे जा सकते हैं। मेरे तरह तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसे नहीं है, मेरे से ज्यादा बड़े हो सकते हैं, मेरे से बहुत आगे हो सकते हैं। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों मैसेज देना चाहता हूँ, आप बोलते हैं कि हमारे साथ लोग नहीं आना चाहते हैं, हमारे साथ लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं। जिस दलदल से, जिस भंवर से मैं चल करके वहां से आया, मैं अपनी पूरी बात बता नहीं सकता, जो घंटों भर में इतनी 10 साल की दूरी को मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर कहीं मौका मिले तो बात करूंगा। आप सोच के देखिए कि आपके घर के सदस्य, आपके घर के बच्चे, बेटा बेटी को बैठाइए, लड़का लड़की को बैठाइए अपने आगे में, अब पूछिए कि बेटा तुम किसके जैसा बनना चाहते हो। तो एक बेटा बोलता है मैं धोनी जैसा बनना चाहता हूँ, दूसरा बेटा बोलता है अक्षय कुमार बनना चाहता हूँ, बेटी बोलती है मैं माधुरी दीक्षित जैसा बनना चाहता हूँ, वो बोलती है मैं ऐश्वर्या राय की तरह बनना चाहता हूँ, मैं मॉडलिंग करनी चाहती हूँ, मैं ऐसे बनना चाहता हूँ। आपने कभी गौर नहीं किया? आपका बेटा बोलता है कि पापा के जैसा, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आपने कभी गौर नहीं किया? आपका बेटा आपके जैसा बनना नहीं चाहता है, आपकी बेटी आपके जैसा बनना नहीं चाहती है। तो ये अपने आप को चेक कीजिए, सर कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी हम लोगों से, हम गार्जियन हैं, हम सभी से कोई ना कोई भूल हुई होगी कि हमारा बेटा गर्व से कह सके कि हम पापा के जैसा बनना चाहते हैं, हमारी बेटी कह सके कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम पापा के जैसा बनना चाहते हैं। कभी अपने आप में भी चेक करके देखिए साथियों, अगर कहीं ना कहीं गलती हुई है तो उसको चेक करें, शायद हो सकता है कि हम अपनी गलती सुधार कर सकें। आपकी पत्नी आपका एक बात से, हमारी पत्नी हमारी बातों से इनकार करती है, हमारी बात को स्वीकार नहीं करती है, हमारी बात को आरसीएम में चलने में एक रोड़ा ना बन के तो सपोर्ट भी नहीं करती है, पॉजिटिव भी नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमी है, जो कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे अंदर जिद्दीपन है, मैं अकेला काफी हूँ। हम तो सोच लिए कि हमको आरसीएम के लिए पूरी दुनिया को छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगा। हम डिसीजन ले चुके हैं, बहुत जल्द हम अपने आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे, और यहाँ से पूरी फैमिली को मैं छोड़ करके मीन्स अपने काम के लिए मैं पूरी फैमिली को अपने स्पॉट से चेंज करेंगे। सर सब लोगों ने चेंज किया है। सुजीत सर और मंजीत सर हमारे घर से 20 किलोमीटर की दूरी में खेसर के रहने वाले हैं, उन्होंने खेसर को छोड़ दिया, पटना में स्थिर हो गए। आज उनकी बिजनेस तब इतना बड़ा हुआ, अगर वो खेसर में रहते इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता। जितने भी सर हैं, हमारे सरवंश सर, ग्रेट अपलाइन,
वो खैरा जमुई के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने घर घर को, जिस समय यहाँ पे काम करते, आसिया में काम करते थे, साल साल भर घर छोड़ दिया, साल साल भर घर छोड़ करके बोलता था घर नहीं जाता हूँ, हम भाड़ा मकान लेके जमुई में रहते हैं। खैरा प्रखंड पड़ता है, उनके गांव का नाम बहुत अजीब, मतलब नाम कुछ है, बहुत सुंदर सा नाम है, तो वो नाम लेते थे। हम जानते नहीं है, कभी ले नहीं गए हैं सर, उस लायक हम शायद बन नहीं पाए हैं। कभी मौका मिला इस जन्म तो बनूंगा, तो फिर उस सर बुलाएंगे, कोई बात नहीं। तो सर वैसे जगह में रह करके वो उन्होंने घर को छोड़ा, वो अपने गांव को छोड़े। क्यों? उन गांव में रहेंगे तो गांव के जैसा बनेंगे, उस गांव के माहौल के जैसा बनेंगे। इसीलिए आपका बेटा, ऐसी का आपका बच्चा, पत्नी, बाल बच्चा, माहौल इसीलिए बोलता है कि आप बढ़िया नहीं हो सकते हो, सफल नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये अजूबा बिजनेस है, ये काम ही असंभव है। इस काम को अलग तरीके से करना होगा, इसको समझना होगा, बारीकी समझना पड़ेगा। ये सिस्टम क्या दे सकती है? ये बहुत बड़ा चीज दे सकती है सर। जो लोग आम लोगों को नहीं मिला, जो चीज आम लोगों को नहीं मिला, वो चीज आपको मिला। बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन कैसे बड़ा बना है? उसके साथ नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हुए हैं, नंबर ऑफ ग्राहक ज्यादा हुए हैं, इसलिए आज बड़ा हुए हैं। सोचिए, बड़े से बड़े लोग, अमीर से अमीर लोग क्या काम करते हैं? वो अमीर से अमीर लोग बड़ा कस्टमर का ग्रोथ बनाते हैं, बड़ी कस्टमर का नेटवर्क बनाते हैं, बड़े ग्राहक का नेटवर्क बनाते हैं। आज वो बड़े से बड़े लोग बड़े बड़े नेटवर्क बनाकर वो अमीर हो सकते हैं। बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनी, वो सबसे पहले क्या करते हैं? जियो हमारे यहाँ आई थी, वो क्या की थी? सबसे पहले करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का तार पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया था। गाड़ गाड़ के नीचे, गाड़ गाड़ के, डाल डाल के, डाल डाल के, डाल डाल के रहना था। किसी को पता नहीं था ये तार किस काम आएंगे, ये वायर किस काम आएंगे, किसी को पता नहीं था। केबल समूचा फैला दिया। धीरे धीरे जब पूरा केबल फैल गया, तो फिर वो जियो लॉन्च किया, जियो के नाम से लॉन्च किया। आज जियो के नाम से लॉन्च करने के बाद वो क्या किया? वो एक बार पूरे साल भर के लिए फ्री कर दिया। ना चाहने वाले लोग भी उनके साथ पीछे हो गए। ये जियो है क्या भाई? अच्छा खासा नाम था, बहुत सारी कंपनियों का नाम था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चूंकि पैसा नहीं मिलता उधर से, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां आई थी, तो वो कंपनियां आकर के क्या किया? वो सारी कंपनियों को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। ये ध्वस्त कर दिया, एक बार में फ्री बांट दिया। अब फ्री बांटने के बाद कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज ना चाहते हुए भी 200-500 बेसी भी पैसा लगेगा, फिर भी उसी कनेक्शन यूज करते हैं हम। सोचिए ना, बड़ा बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ा नेटवर्क कंपनी क्या किया उन्होंने? वो बड़ा बड़ा कस्टमर का, ग्राहक का एक जमावाड़ा बनाया, बहुत बड़ा, मतलब कि एक ग्रोथ बनाया, एक कस्टमर को खोजा। सर हम लोग को कस्टमर खोजने में शर्म लगता है? हम लोग कस्टमर खोजिए, हम लोग ग्राहक खोजिए। बड़े से बड़े दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार ग्राहक को खोजते हैं, ग्राहक को तैयार करते हैं। हम भी ग्राहक को तैयार करने के लिए आए हैं, हम कस्टमर को तैयार करने के लिए आए हैं। जब आप कस्टमर तैयार कर लेंगे, आप विशेष नजर से देखे जाएंगे, आप समाज में अलग पहचान होगी, आपके फैमिली, बाल बच्चे आपको अलग नाम से जानेंगे, अलग तरीके से जानेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको, आपके फैमिली, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके माँ बाप गर्व से कहेंगे ये मेरा मेरा बाप है, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है। इस तरह आपके फैमिली मेंबर्स कहेंगे। कहीं ना कहीं अपने आप को चेक कीजिए। अगर बिजनेस छोटी है तो कहीं ना कहीं अपनी कमी है, बिजनेस अगर बड़ी है, आज मंजी सर का बिजनेस अगर बड़ा है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी उनके अंदर है, जो कि आज वो बड़े लेवल पे हैं, आज स्टार रूबी के लेवल पे हैं। अगर बिजनेस छोटा है तो अपने आप को चेक कीजिए, कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है। ये नॉलेज को लेना होगा, और नॉलेज को लेने के लिए क्या करना होगा? बुक, टेप्स, सेमिनार, बुक जरूर पढ़िए। बुक पढ़िएगा तो नॉलेज होगा। सर बताते हैं, मैं इस पे विशेष नहीं बता सकता। बुक पढ़िए, बुक जो बुक बताते हैं सिस्टम के द्वारा, जो बुक बताते हैं उसको पढ़िए। उसको पढ़ने से बच्चे जब छोटे होते हैं, उसको 15 किलो 20 किलो का बस्ता लाद करके भेज देते हैं स्कूल, पता चलता है कि वो बच्चा कैसा जाता होगा। वो अपना शरीर का उतना ताकत नहीं होता जितना ताकत का बक्सा उसको लाद देते हैं। अब फिर वो चले जाते हैं बक्सा लेकर के पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ करके वो बच्चे आते हैं, वो बच्चे को पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा बुक देते हैं। जब सीनियर वरिष्ठ के द्वारा, गार्जियन के द्वारा बताया जाता है कि आप बुक टेप पढ़िए, बुक स्टडी कीजिए, तैयारी कीजिए, तो नहीं पढ़ते हैं। बुक पढ़िए, टेप सुनिए। इसका विजनरी यूट्यूब पे है, सर के द्वारा बनाए गए चैनल पे, मंजीत सिंह चैनल पे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे चैनल हैं। तो सॉरी, मंजीत सिंह का चलाया हुआ, मंजीत सर का बहुत सारा चैनल वीडियो है, वो वीडियो को सुनिए। उसको सुनने के बाद बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी, उससे आप स्टडी कीजिए। फंक्शन, इस फंक्शन में, जहां भी फंक्शन होता है, इस फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाइए, ज्यादा खुद को बैठिए, डेली बैठिए। पैसा तो नहीं लगता ना, पहले पैसा लगता था, जाना पड़ता था। हम लोग कलकत्ता, बंबई, दिल्ली,
पटना ही जाकर के मीटिंग करते थे। अभी तो सौभाग्य की बात है कि हम लोग को यहाँ मीटिंग आसपास मिलता था। हमारी शुरुआती दौर में कभी लोकल मीटिंग नहीं होता था सर, उसमें ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, ज्यादा माहौल नहीं था, किसी को रिलेट नहीं कर सकते थे। वो सर हैं देखिए 10,000 महीना कमाते थे, सुबोध सर भी उसमें पैसा नहीं कमाते थे, 1,000-2,000 कमाते थे। सरवन सर भी ज्यादा पैसा नहीं आता था, 1,000-2,000-5,000 का पैसा आता था। मैं बता नहीं सकता था कि वो लाख रुपया कमाते, वो 50,000 रुपया कमाते, उनको देख के रिलेट नहीं कर सकते थे। हम किसको दिखाते, ज्यादा प्रोडक्ट की संख्या भी नहीं थी, प्रोडक्ट भी ज्यादा नहीं था, पिकअप सेंटर पास पास में नहीं थे, ये नहीं था सर। आपके लिए तो वरदान साबित हो गया कि प्रत्येक 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पिकअप सेंटर हो गया। अब तो अब हद हो गया, जो कि डिस्प्ले वॉल दे दिया है कि हर घर में अपना पिकअप सेंटर खोल सकते हैं, पिकअप सेंटर रख सकते हैं। डिस्प्ले वॉल पूरी तरह सब लोग कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जो डिस्प्ले वॉल नहीं होगा। सोच के देखिए वो दिन कैसा होगा आपके जीवन के लिए। आप अगर 10 साल के बाद अगर समझेंगे तो क्या होगा, आप अगर आज समझेंगे तो आपके लिए लोग काम करेंगे, आप अगर 10 साल बाद समझेंगे आप लोगों के लिए काम करेंगे। कौन सा काम करना चाहते हैं, चेक कर लीजिए अपने आप में। ये सब हो सकता है, आज से समर्पित होइए, डिस्प्ले वॉल हर लोग करने का प्रयास कीजिए। सर सही बताते हैं, 10,000 रुपये में तो चाय का दुकान भी नहीं खुलता है, पान का दुकान भी नहीं खुलता है, कोई सा दुकान नहीं खुलता 10,000 रुपये में। अब 10,000 रुपये में लाइसेंस मिल जाती है आपको, आप गर्वान्वित महसूस कीजिए कि मैं उस समय लाइसेंस लेने के लिए 3 लाख रुपया लगाता था, 10 लाख लगाते थे, 13 लाख लगा करके मैं लिया था शॉपिंग का लाइसेंस अमरपुर में, और टॉप 10 में आते थे पूरे बिहार में। हम वैसा काम करके यहाँ तक पहुंचे, हमारे अंदर जिद्दीपन था, हमें लाखों की इनकम पे जाना है और दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता है हमको लास्ट लेवल तक जाने के लिए। हम हर हालत में जाएंगे, हमारे अंदर वो जिद्दी है, हम सिंपली सब कुछ छोड़ सकते हैं। इसलिए जिद्दीपन डालिए, कोई ना कोई गोल होनी चाहिए अपने अंदर। सर मैं बहुत गरीब था, मैं बहुत गरीब था, भीख मांगने के काबिल नहीं था मैं 500 लोगों के बीच में अगर बात कर रहा हूं तो सोच सकते हैं कि हम कितने मतलब जिद्दीपन होगा मेरे अंदर। अपना जिद्दीपन होना चाहिए अपने अंदर, एक जुनून होनी चाहिए। आज हमारे घर में दो दो तीन तीन 4 व्हीलर हैं, कारें हैं, 9 मोटरसाइकिल है, घर में 2 एसी लगा हुआ है। कैसा लाइफ स्टाइल हो गया। मैं कहां पे था, बिल्कुल यतीम था, कहीं कुछ देखने के लायक नहीं था। सोचिए जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो मैं लोग हूं ना, हम लोग हैं ना। इतना बड़ा 11 बजे का चैनल चल रहा है ना कार्यक्रम, इसमें सब कुछ सफल हो सकता है। आप लोग डिस्प्ले वॉल हर हालत में कीजिए, सक्सेस होना चाहते हैं डिस्प्ले वॉल कीजिए। डायमंड क्लब किसी भी सूरत में साथियों करिए। डायमंड क्लब क्यों करना चाहिए, डायमंड क्लब को बारीकी समझे। 5,000 रुपये बीबी का, 5,000 बीबी का सामान अपने आप में इस्तेमाल करना है, और जो इस्तेमाल हो सके ठीक है, बाद में प्रमोट करना है। अच्छा क्यों नहीं प्रमोट करें, हम प्रमोट करके तो यहां पहुंचे सर, हम प्रमोट किए तब तो यहां पहुंचे, मंजीत सर प्रमोट किए तब तो पहुंचे, सुजीत सर प्रमोट किए तब तो पहुंचे। जब बड़े से बड़े लोग प्रमोट करके वहां पे जा सकते हैं तो हम अपने सामान को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के साथ तो बहुत बड़ा दर्द था सर, मेरे साथ तो बड़ा दर्द था, आप लोगों के साथ तो कोई दर्द नहीं है। काफी प्रोडक्ट है आपके सामने में, पास पास से पिकअप सेंटर है, पास पास बड़े बड़े लीडर हैं, अच्छी जानकारी का ट्रिप्स है आपके पास, अच्छी जानकारी का यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, अच्छी जानकारी का वेबिनार दिखा सकते हैं। आप लोग के बिल्कुल आसान है। अभी सही बोलते हैं, सुबह ज्वाइनिंग होगा शाम में रॉयल्टी होगा, वो दिन बहुत जल्द आएगा। मैं जो बात इमेजिन किया था, मैं 10 साल पहले जो बात सुना था, आज मैं सामने देख पा रहा हूं, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। आपको सुबह ज्वाइनिंग करेंगे या शाम में रॉयल्टी होगा, वैसा सब समय आने वाला है, आपके साथ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो अभी अपलाइन की बातों को फॉलो कीजिए, और डायमंड क्लब निश्चित तौर पे सभी साथी कीजिए। डायमंड क्लब करना बहुत ही जरूरी है, क्यों नहीं करेंगे, हर हालत में करेंगे। डायमंड क्लब करें, डिस्प्ले वॉल करें। और अब रहा कि आरसीएम, क्यों आरसीएम क्या है सर। आरसीएम एक बाजार व्यवस्था है, इसको एकदम आसान भाषा से समझें। ये एक बाजार व्यवस्था है। आप जिस दुकान से सामान परचेज कर रहे थे, उसी दुकान के जस्ट बगल में एक और दुकान खुला है। आप एक बात बताइएगा, आपका साबुन अगर 1 रुपया बेसी हो जाता है या 1 रुपया कम में दूसरी जगह मिलता है, तो 1 रुपया के लिए दूसरी चौक चले जाते हैं, उस चौक से उस चौक चले जाते हैं, उस चौक से उस चौक चले जाते हैं। 1 रुपया कम होता है तो बार बार आप दुकान बदलते हैं। आपका पूरी जिंदगी, पूरा कैरियर चेंज हो सकता है, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है। 7 पीढ़ी तक आपके घर में अमीरी आ सकता है, 7 पीढ़ी तक आपके घर में पैसा आ सकता है। आपके आने वाला पीढ़ी किसी भी सूरत में आपका गरीबी नहीं देख सकता है। उसके लिए आप एक बार दुकान चेंज नहीं करना चाहते, एक बार दुकान चेंज कीजिए, मात्र एक बार। और सही बोल रहे हैं, ये टाई आरसीएम का, कोट आरसीएम का, शर्ट आरसीएम का, पेन आरसीएम का, अंडरगारमेंट्स आरसीएम का, पर्स आरसीएम का, पैसा आरसीएम का, पूरी घर में सामान आरसीएम का। आप जो सामान यूज करते हैं चेक कीजिएगा। साथी सॉरी, जो आरसीएम में है मैं उनकी बात, उनको मैसेज नहीं है, ये नए साथी के लिए मैसेज है। साथी आप मैसेज को चेक कीजिएगा, अपने आप को चेक कीजिएगा। आपके घर में कौन सा सामग्री का सामान आता है, मसाला किस कंपनी का आता है,
दूसरी कंपनी का, कपड़ा किसाता है दूसरी कंपनी का, टी शर्ट कौन पहनते हैं दूसरी कंपनी का, शर्ट कौन पहनते हैं तीसरी कंपनी का। आप यहाँ पे प्रचार लगा करके टी शर्ट का प्रचार करते हैं, जैकेट का प्रचार करते हैं, वो प्रचार करवा रहा है, फ्री में प्रचार करवा रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है आपको, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी उसका प्रचार किए जा रहे हैं। बदले में आपको, आपके अंदर एक पैसा नहीं आ रहा है। सर आरसीएम सिर्फ एक दुकान चेंज करने का, एक ब्रांड चेंज करने का है, और गर्व से कहिए ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा ब्रांड है। देखो पूरा आरसीएम, पूरे घर में आरसीएम, पूरा आरसीएम, पैकेट में पैसा भी आरसीएम, बैंक में बैलेंस भी आरसीएम, कार भी आरसीएम, गाड़ी भी आरसीएम, हमारा बेटा का पूरा पोशाक भी आरसीएम, आने वाला दिन में 7 पीढ़ी तक आरसीएम। ये गर्व से कहिए आरसीएम। आरसीएम इसलिए करना चाहिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। 100% प्रोडक्ट जिस दिन से यूज करना स्टार्ट कर दीजिएगा, उस दिन आपके मन मस्तिष्क में आरसीएम जाना स्टार्ट हो जाएगा, उसको रोक नहीं पाएंगे, पूरा का पूरा आरसीएम आपके अंदर पिल जाएगा। आरसीएम आसान तरीका से कीजिए, बिल्कुल आसान तरीका से। घर में जो सामान आता है 100% घर में सामान इस्तेमाल करिए, अपने आप को रोक नहीं पाइएगा। और कहिएगा इसका तेल बहुत अच्छा आता है, इसका सब्जी मसाला बहुत अच्छा आता है, इसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा आता है, और इसका हर सामान बहुत अच्छा आता है। अपने आप को रोक नहीं पाइएगा, बोलते जाइएगा। और आरसीएम को बहुत आसान तरीके से करने का एक मजबूत तरीका है, आप उसका 100% सामान यूज कीजिए। और उसका बुक आता है, एक प्लान बुक आता है, प्लान बुक लीजिए, प्लान बुक में पूरी तरह पढ़िए, उसके बाद आपको सारी जानकारी उसमें मिल सकती है। और डायमंड कलर, एक भी आदमी डायमंड क्लब ना छूटे, पूरी तरह मन बना लीजिए, मन मस्तिष्क में सेट कर लीजिए कि हमको डायमंड क्लब किसी भी सूरत में करना है। सर जिद्दीपन ठानिए, सर जिद्दीपन, पूरा जिद्द बना लीजिए कि हम आखिर कौन सा काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे। आप गौर कीजिएगा, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा के कितना साल के बाद उसको फिट करिएगा। मान लीजिए सबको 5वां 6वां में बच्चा आपका पढ़ रहा है, तो 10वां तक में कब तक जाएगा? और 10वां तक में जाएगा तो पढ़ा करके उसके बाद कौन सा जॉब देने वाले हैं? आपके हाथ में जॉब है, रखा हुआ है, जॉब मिल जाएगा। आप तुरंत अभी पढ़ के रेडी होगा, रेडी होने के बाद क्या होगा? एक बच्चा जब पढ़ता है तो पढ़ करके 10वां या 11वां या 12वां क्या होता है मेरे को पता नहीं, वहां तक जब जाता है तो वहां तक जाने के बाद उसकी सर्टिफिकेट क्या वैल्यू होती है? किस दुकान में उसका सैलरी फिक्स हो जाता है, कितना सर्टिफिकेट देके जाओ इतना पैसा मिल जाएगा, सर्टिफिकेट जमा करो इतना पैसा मिल जाएगा। किस दुकान में उसकी वैल्यू होती है? पढ़ाई का महत्व, एक पढ़ाई का डिग्री का महत्व कहां तक होता है? आपके एजुकेशन, आपके बातचीत करने का, आप अपने समाज में बातचीत करने का, या कहीं आप जॉब करने जाते हैं तो वहां एक मुनीम बैठा रहता है, और वो जब सर्टिफिकेट आप देते हैं तो वो खटाल में रख देते हैं। 4000 का सर्टिफिकेट अगर 5वां 6वां 8वां का पढ़ा लिखा है, 4000 का जॉब के लिए खटाल में रख देते हैं। 10वां का पढ़ा है 10,000 खटाल में डाल देते हैं। 12वां तक पढ़ा है तो 25,000 खटाल में डाल देते हैं। और ज्यादा पढ़े लिखे हैं 50,000 खटाल में डाल देते हैं। वो सिर्फ खटाल में डालने के लिए काम आता है सर्टिफिकेट का बंधुओं। लेकिन जब आप वहां पे काम करते हैं, आपका बच्चा जब काम करता है 30 दिन, तब वो पैसा मिलता है। तो जब काम करने के बाद पैसा मिले तो सर्टिफिकेट का क्या करेंगे? सर्टिफिकेट का कौन सा महत्व है? मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है सर, मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं, आज तक मैं सर्टिफिकेट सुना भी नहीं हूँ। लोग बोलते हैं वो स्कूल से क्या मिलता है, मैं वो आज तक देखा तक नहीं हूँ, जरूरत नहीं पड़ा आने का, लाने का हमको। लेकिन यहाँ पे अगर ईमानदारी से इस काम को करते रहेंगे तो वो 40-50 हजार 10,000 20,000 के ठोकर नहीं खाने पड़ेंगे। आप सिंपल सा बात समझिए ना, घर का सामान इस्तेमाल करेंगे और उसको बताएंगे, खाएंगे बताएंगे, खाएंगे बताएंगे। और नहीं समझ में आता, हमको इज्जत लगता है तो हम बतवाएंगे। काहे का इज्जत, काहे का इज्जत? अमिताभ बच्चन को साड़ी पहन के डांस करने में कोई शर्म नहीं लगा, हम रोड छाप इंसान, हमको शर्म लगता है? काहे को शर्म? अरे शर्म लगता है तो उसको शर्म लगता है जो गलत काम करते हैं, जो किसी का बेईमानी करते हैं, जो दूसरे से 1 रुपया मांग करके पुड़िया खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं 5 रुपया मांग करके, उसको शर्म आना चाहिए। हमको काहे को शर्म? शुद्ध बात बताते हैं, अच्छा आइटम बताते हैं, इसके बदले में घर में पैसा आता है, अपार इनकम का साधन बन जाता है। दूसरी बात कि हमको जन्मों जन्म तक का पैसा आने का साधन बन जाता है। कोई शर्म नहीं आना चाहिए, पूरी तरह ईमानदारी से सेट कर लीजिए। आप अपने बच्चे को अगर कुछ देना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा, सभी साथी, नए साथियों, जो भी जुम में जुड़े हुए, जो भी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं, आप अगर पढ़ाई करा के उसको अमीर बनाना चाहते हैं, आप उसे अच्छा नौकरी दिलाना चाहते हैं, आप अच्छा जॉब दिलाना चाहते हैं, तो मैं ईमानदारी से कहता हूं, बच्चा को तो बाद में दिलाइएगा, पहले खुद को दे दीजिए। बच्चा को बाद में दिलाइएगा, पहले खुद को दे दीजिए। साथियों, अपने आप को रॉयल्टी बन जाइए, अपने आप को टेक्निकल बन जाइए। कैसे बनिएगा? यूज करना है, खिलाना है, बात करना है, बताना है, बात करना है, बताना है, सुनना है, समझाना है। इतने करते करते कब आपका मंजिल पूरा हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। जब रॉयल्टी बन जाते हैं, जब टेक्निकल बन जाते हैं,
उसके बाद जब दुनिया छोड़ के जाते हैं तो आने वाले पीढ़ी के लिए बच्चे किसी का मोहताज नहीं रहते हैं। आज मैं अगर मर के जाऊंगा तो पहला महीना इनकम उठाया था मैं 252 रुपया पहला महीना, जान लीजिए 252 पहला महीना कमीशन उठाया था, हाईएस्ट कमीशन 1,34,700 मैंने उठाया। आज मेरी देहांत भी हो जाती है, आज मैं चला जाता हूँ दुनिया से, तो बाहर के दुनिया में क्या होते हैं, ये इंसान अगर जाते हैं, चाहे कोई भी लेवल पे हो, कोई बिजनेसमैन हो, अगर इंसान जाते हैं तो अपनी मौत को साथ लेके जाते हैं। पद उनका चला जाता है, पद नहीं रहता है उनका, पद चला जाता है, पैसा जो पेमेंट आता था वो चला जाता है, ये समस्याएं छोड़ जाते हैं। वो समस्याएं क्या होता है, जिस समय लोग 1 लाख रुपए इनकम करते हैं तो 1 लाख रुपए खर्चा रेडी रहता है, उनका खर्चा फिर अगले माह रेडी रहता है उसको देने के लिए, लेकिन सैलरी तो नहीं आ रही है, पैसा कहाँ से आएगा, वो खर्चा कैसे मेंटेन करेंगे। तो जो उनका बैंक बैलेंस में रहता है, जो उसको पैकेट में रहता है, जो जमीन जगह में जहां रहता है, बेच के पढ़ाते हैं। लेकिन यहीं पे ट्रेडिशनल मार्केट, मल्टी मार्केटिंग करने वाले क्या होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाले क्या होते हैं, आज मेरी देहांत हो जाती है, मैं मर के जाऊंगा, लेकिन ये पद मेरा रह जाएगा, मेरे बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा। सर, मेरे बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा पद रह जाएगा, नहीं तो मैं साबुत के तौर पे, बहुत सारे लोग गए हैं दुनिया छोड़ के। आज ओपी शर्मा, हमारे ग्रेट श्रेष्ठ अपलाइन ओपी शर्मा गए हैं, उनका बेटा रवि शर्मा को ट्रांसफर हुआ है और उनकी डायमंड की इनकम, डायमंड के लेवल पे हैं, स्टार डायमंड के लेवल पे हैं। आज उनकी इनकम 30 लाख 40 लाख प्लस आती है। आप सोच के देखिए कि रवि शर्मा अगर डिसीजन ना लिए होते तो क्या होता। आप डिसीजन लीजिए, मैं लिया, आज मेरे बेटे को मेरा रैंक ट्रांसफर हो जाएगा, और ये पैसा दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता है, मेरा पैसा बढ़ के आएगा। कैसे बढ़ के आएगा, मैसेज किया जाएगा, राजा भगत तो मर गया, दुनिया में है नहीं, लेकिन पैसा आता है, पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है, सिस्टम लगा हुआ है। तो क्या करेंगे दुनिया वालों, एक बार विचार जरूर करेंगे, चलो अपना एडमिशन करा लेते हैं, तो वो एडमिशन कराएंगे और सामान यूज करेंगे, सामान खाएंगे और खिलाएंगे, खाएंगे खिलाएंगे। अंत में क्या होगा, उनका इनकम बढ़ता, मेरा इनकम बढ़ता चला जाएगा, मेरे बेटे का। आज मैं 1 लाख रुपए इनकम दूं, कल 5 लाख इनकम हो जाएगा, 10 लाख इनकम हो जाएगा, वो बेटा चला जाएगा, उसका बेटा आएगा, उसका बेटा की इनकम फिर बढ़ जाएगा। लेकिन ये मेरा मैं गया, ये पद रह गया, पैसा रह गया, ये समस्या मेरे पास नहीं रहा, मेरे घर में समस्या नहीं रहा। आज मैं डटसन से चल रहा हूँ, डटसन गाड़ी से चल रहा हूँ, कल मैं ओडी से चलेगा, जगुआर से चलेगा, फॉर्चूनर से चलेगा, और मेरा बेटा आज से ज्यादा अमीर होगा। अब सोच के देखिए कि वही अमीर नहीं रहेगा, 7 जन्म तक अमीर रहेगा। बच्चे को सर देना चाहते हैं तो बच्चे को बाद में दीजिएगा, पहले खुद को दीजिए, खुद को दीजिए, पहले रॉयल्टी खुद को बनिए, टेक्निकल खुद को बनिए, उसको चिंता छोड़ दीजिए, एकदम चिंता छोड़ दीजिए। आप कमा के कितना पैसा छोड़ के जाएंगे बेटे के लिए, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, कुछ काम नहीं आएगा सर। कोई बदमाश गुंडे मवाली आएंगे, सारा का सारा लेके चले जाएंगे। आप जमीन जगह छोड़ के जाइएगा, 100 बीघा 500 बीघा, कुछ नहीं होता है, जमीन कुछ नहीं होता है, लूट लेते हैं, चला जाता है, सबके साथ हुआ है। नहीं तो देख लीजिए समाज में ऐसा चलता आ रहा है, वो भी चला जाएगा। बैंक बैलेंस रखेंगे, बैंक पैसा चाहे तो गवर्नमेंट का हो जाएगा, चाहे खर्चा होकर बर्बाद हो जाएगा, आपके बच्चे की लाइफ में कुछ नहीं रहेगा। अगर बच्चे के लिए देना चाहते हैं, खुद को दीजिए पहले। अगर खुद को दे देंगे, 7 पीढ़ी तक आपके घर में आने वाले दिन में अपार पैसा रहेगा, उसका बारे में सोच नहीं सकते, वो पैसा रहेगा। आज रवि ओपी शर्मा गए, आज अशोक पंडित जी गए, आज हमारे बीच में थे, वो काम कर रहे थे, वो चले गए। आज मिलन पंडित को, अशोक पंडित जब काम कर रहे थे उस समय वो 1 लाख 1.25 लाख इनकम पे थे, आज उनकी पत्नी को 3.5 लाख रुपया आ रहा है, कुछ नहीं करती है, जॉब करती है, वो किसी संस्थान में जॉब करती है, लेकिन फिर भी 3-3.5 लाख पैसा आता है। आज चिंता बात तक नहीं करती, फिर भी 3.5 लाख पैसा आता है। आज हमारे जमुई से एक मित्र गए, हम बड़ी दुख हमें हो रहा है, आज बेचारे चले गए, और मेरे लेवल पे थे, स्टार पद के लेवल पे थे, उनका बेटा अभी देख, मैं जूम में एक दिन देखा, मेरे बेटा को बड़ा गर्व हुआ, वो नया जनरेशन स्टार्ट हो गया। सर सोचिए इस बात को, आपको फक्र महसूस नहीं होता इस काम को करके? इस काम को करके गर्व महसूस कीजिए। दुनिया कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो ये आपको मौका दे सकता है, यही एक कार्यशील सिस्टम है जो आपको मौका देता है। दूसरी बात, एहसान मंद रहना चाहिए ऐसे ऐसे गुरुओं का। हम तो जिंदगी भर एहसान मंद रहेंगे जो ऐसे ऐसे गुरुओं का, जो ये मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, हमें इतने लोगों के बीच में बैठ के बात करने का मौका दिया, ये सम्मान दिया, इतना सम्मान होने का मौका मेरा प्राप्त होता है, ये सर आपके लिए भी हो सकता है, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में नहीं हो सकता। आप चेक करके देख लीजिए, आज जो भी लोग अमीर बने हैं, कोई ना कोई सिस्टम उसके अंदर काम किया है, तभी वो अमीर बने हैं। अगर सिस्टम नहीं होता तो अमीर नहीं होता। जिद्द पर ठानिए, अपने आप को जिद्दी पर ठानिए। मैं छोटी सी में से दशरथ मांझी का देना चाहता हूँ, सॉरी सर, 2 मिनट और लेना चाह रहा हूँ सर, सॉरी। दशरथ मांझी वो एक संथाल थे, एक जंगली आदमी थे। मैं उनको अनादर नहीं कर रहा, मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, सॉरी। वो उसके अंदर एक जिद्दीपन था, दशरथ मांझी, बहुत सारे साथी जानते होंगे। वो उसके अंदर चैलेंज हो गया, उनकी पत्नी को कंधे पर लोड करके ले जा था, पहाड़ के उस पार में डॉक्टर साहब रहते थे उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए, किसी कारण से नहीं ले सका, डेथ हो गई, घटना हो गया, और वो
वो वहीं पे रह गए काफी दिन, और उसके बाद मन में जिद ठाना, ये पहाड़ में रास्ता रहता तो मेरा पत्नी डेथ नहीं करता, आने वाले दिन में कोई किसी का पत्नी बच्चा डेथ ना करे, इसके लिए रास्ता को बनाना है। रास्ता बनाते गया, लेकिन सब उच्च समाज वाले बहिष्कार किए थे। बहिष्कार करते हैं, करने दीजिए ना, बोलते हैं बोलने दीजिए, आपका ही बहिष्कार करेगा, बोलने दीजिए। क्या बोल के करेगा? कुछ नहीं मिलेगा बोल करके। आप सफल हो जाएंगे, जितने ज्यादा लोग बोलेंगे उतने ज्यादा अमीर बनेंगे। गांव में ज्यादा लोग बोलेंगे, आप कम से कम 10-20 हजार लाइक होंगे। अगर जिला में ज्यादा लोग बोलने वाले हो जाएंगे तो 50 हजार कम होंगे। आप स्टेट लेवल पे चले जाएंगे, ज्यादा लोग बोलने वाले आपके हो जाएंगे, आप 2-5 लाख लोग हो जाएंगे। स्टेट से बाहर हो जाएंगे तब तक में आप 10 लाख इनकम हो जाएंगे। जितना लोग बोलेंगे उतना ज्यादा अमीर बनिएगा। तो दशरथ मांझी को काफी लोग बहिष्कार रखा था, तो तुम क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, पहाड़ नहीं काट सकता, तुम्हें घर का मोहल्ले का ये दीवार नहीं है जो हटा देगा तू। बोला कि नहीं, जब तक मैं रोड नहीं बना होता छोड़ूंगा नहीं। बनाते गया 2-5 दिन में तो नहीं हुआ, बरसों लग गए। अब बरसों जब लग गए, उनका रोड बन गया, उसके बाद देश के सारे हस्ती उनको सम्मानित किए गए। आज उनका गिनीज बुक में नाम है, बहुत लोग पूरा दुनिया उनके नाम से जानते हैं। छिद्रीपाल एक महिला थी, वो ट्रेन में जा रही थी, कहीं जर्नी कर रही थी, कुछ बदमाश गुंडा ने आकर के उनका हार जेवर छीनने का प्रयास किया, हाथापाई हुआ, उसको मजबूर कर दिया, अंत में उसको गुस्से से ट्रेन के नीचे फेंक दिया। रेल आते गया जाते गया, आते गया जाते गया, रात भर रेल चलते गया, उनका पटरी में पैर रखा गया था, वो बेहोश पड़ी हुई थी, उनका पैर कट गया। उसको बाद सुबह जब ले गया, उनका कीड़ा जानवर सब काट रहा था, उनका पैर खा गया था काफी। उसके बाद हॉस्पिटल ले गया, बोला बेटा तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जितना काटना है काट दीजिए, हमको तो एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है। डॉक्टर बोले कि बेटी तुम एवरेस्ट की चोटी चढ़ चुकी हो, तुम्हें सिर्फ जाना बाकी बचा हुआ, तुम ऑलरेडी एवरेस्ट चोटी चढ़ चुकी हो। उसके बाद पैर कटाई हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हुई, और उसके बाद एक ना एक दिन एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी। सर जिद्दी ठानना पड़ेगा, अगर सफलता चाहिए तो दर्द थोड़ा झेलना पड़ेगा। शुरुआती दर्द झेल लेंगे तो बाद बाकी तो अमीरी रखा हुआ है, कोई समस्या ही नहीं रहेगा। सर बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं क्या बोलूं, बहुत चीज है बोलने के लिए। एक बंदर और बंदरिया एक पेड़ पे रहा करते, छोटी सी कहानी, हम लोग लगता है कि 1000 बार सुन चुके हैं, आप भी 1000 बार सुन रहे हैं। आपकी सुनी सुनाई बात में आपको रिलेट कर रहा हूँ, कुछ नए साथी शायद इसमें इमेजिन कर पाए। एक बंदर बंदरिया पेड़ पे रह रही थी, आकाशवाणी हुआ, कदम का पेड़ था, आकाशवाणी हुआ कि 1 सेकेंड के अंदर जो भी नर या नारी इस पानी में कूदेंगे, अगर वो नर कूदेंगे तो राजकुमार बन के निकलेंगे, नारी कूदेगी तो राजकुमारी बन के निकलेगी। सुनते ही बंदरिया छपाक लगा दिया। तब तक बंदर सोचा कोई आवाज हुआ, वो भी लगा दिया, लेकिन पहले बंदरिया निकला और ऊपर आया राजकुमारी बन के, और बंदर पीछे से आया, बोला कौन ऐसा कारण था जो तुम राजकुमारी बन गई, मैं बंदर रह गया। बोला मैं सुना, विलंब नहीं किया, मीटिंग में आया, ये बेकार इंसान बोला, ये मूर्ख इंसान बोला, मैं लेट नहीं किया, ये कर सकता तो मैं कर सकता हूं, ये सफल हो सकता तो मैं हो सकता हूं। ये भिखमंगा लड़का, रोड पे मांगने वाला लड़का, गाछ का लकड़ी चुन करके बेचने वाला लड़का, ये जब कर सकता है मैं हो सकता हूं। तो हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, एक बार चेक करके देखिए अपने आप को। सर यहाँ को बनावटी बात नहीं बोली जाती, पैसा बोलता है। आपके साथ जितना पैसा आएंगे उतना आप ज्यादा बोलेंगे, तो बहुत कुछ फिर कभी मौका मिलेगा। हम मंजी सर का बहुत आभार प्रकट करते हैं, समरेश सर का आभार प्रकट करते हैं। बोलने की औकात नहीं थी मेरे में सर, सॉरी, आपने मेरे को हिम्मत दिया। मैं काफी देर से मैसेज सुन रहा था कि मुझे जाना है, टेक्निकल हो गया तो जाना है, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। आपने मौका दिया, समरेश सर के द्वारा, मंजी सर के द्वारा, सबके मौका मिला, सभी गुरुओं के द्वारा। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर। फिर कभी मौका मिला तो बोलेंगे, बहुत कुछ बचा हुआ है। ओके, जय अर्चन। थैंक यू धर्मराज सर। और साथियों, अभी देखा आपने कि किस तरह से एक व्यक्ति जो कि मतलब अनपढ़ ही मान लें, पढ़ा लिखा नहीं है तो अनपढ़ ही मान लेंगे, तो वो भी किस तरह से आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे स्टार पर बन सकते हैं। और देखिए इनका कहानी क्या था कि जब इनको शुरू करवाया गया था तो इनको विश्वास नहीं था कि हम कर सकते हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे को देखे, जब ये देखे कि दूसरा पास भी रूबी बन गया है, फिर ये देखे कि अनपढ़ व्यक्ति भी यहाँ पे टेक्निकल अचीवर बन चुका है, तो इससे क्या होता है, एक विश्वास आता है अपने अंदर, और विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। देखिए एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में
पहले ये विश्वास करता है कि हम मास्टर बन सकते हैं, वो मास्टरी का तैयारी करता है, मास्टर बन जाता है। हम डॉक्टर बन सकते हैं, वो डॉक्टरी का तैयारी करता है, वो डॉक्टर बन जाता है। किसी व्यक्ति को ये विश्वास हो जाता है कि हम कलेक्टर बन सकते हैं, और वो यूपीएससी का तैयारी करते हैं व्यक्ति, और वो कलेक्टर बन जाते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों, जब आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं हम भी आरसीएम में सफल हो सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। तो ये थी धर्मराज सर की कहानी, उनकी जवानी, और बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही आप देख रहे हैं, देखने से कोई भी व्यक्ति, हम एक बार और दिखाना चाहेंगे आपको कि आप बताइए, इनको देख के आपको ऐसा लगता है क्या कहीं भी इसे कि ये पढ़े लिखे नहीं है? किसी भी एंगल से अगर ये अपने मुंह से नहीं बताए तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये धर्मराज सर जो है वो पढ़े लिखे नहीं है। तो दोस्तों, ये है आरसीएम बिजनेस का पावर, क्योंकि आरसीएम बिजनेस सिर्फ आपको पैसा नहीं देता, पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी देता है, पैसे के साथ साथ संस्कार भी देता है, पैसे के साथ साथ एजुकेशन भी देता है। यहाँ पे आपको कंपनी का सीईओ बनाया जाता है। तो ये पावर होता है आरसीएम बिजनेस में। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है? विश्वास। आपको विश्वास होना चाहिए कि जब सारे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है दोस्तों, वो है लगन, वो है कमिटमेंट, और वो है निरंतर प्रयास। तो ये 3 काम यदि आप कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। तो फिर अब आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चलते हैं अपने सारे स्टार एमराल्ड साथियों की तरफ। समरेश सर हैं, सुरेश सर हैं, और सरवन सर भी हैं साथ में। थैंक यू सर, जय आरसीएम। हाँ, अनुपम सर भी हैं आज, और इनको भी हम को होस्ट बना देते हैं। चलिए, हाँ समरेश सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए।